वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो बच्चों, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर। ध्यान से सुनना है, शांति से पहले बैठ जाना है, ध्यान से सुनना है। अरे देखिए, सुन लीजिए पहले। इसके में 5 सेगमेंट आते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उस पाँचों सेगमेंट में हिंदी, SST, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। तो 5 सेगमेंट हैं, पांचों सेगमेंट को हम बारी बारी से देखेंगे। पहले जो है लंबी लंबी सांस लेके 1 2 3 4 बार आप जो है तैयार हो जाइए इसको ध्यान से समझने के लिए। बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम, एक एक चीज़ को समझते जाएंगे। इसी पैटर्न पे पेपर आता है। इस पैटर्न को आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि पेपर में आप कमाल कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी वाला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी वाला सेगमेंट यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना। देखिए यह किस प्रकार का वाक्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा संकेतार्थक वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा सुन लीजिए। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक, एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें 2 उद्देश्य या एक से ज़्यादा विधेय हों, एक से ज़्यादा उद्देश्य हों, 2 उद्देश्य और 2 विधेय हों, संयुक्त वाक्य वो कहा जाता है। संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए बीच में अव्यय लगा होता है, जैसे देखिए यहाँ किंतु लगा हुआ है। समझ रहे हैं? वाक्य आप समझते हैं ना? फिर से सुन लीजिए, वाक्य क्या है। वाक्य है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, अब वाक्य में जब शब्द जो है व्यवस्थित होते हैं तो वो पद कहलाता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया, ये सब एक एक क्या है, पद हैं। तो पदों के मेल से वाक्य बनता है। तो अब वाक्य में सबसे पहले जब वाक्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे आप, या कहेंगे कि चलो ठीक है सर, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या पहचान है? यदि आप किसी भी वाक्य को पढ़ते हुए थोड़ा सा रुके या बिना रुके आप जो है दूसरे उद्देश्य और विधेय को पढ़ जाते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन चल पड़ी एक उपवाक्य है, और मेरे स्टेशन पे पहुंचते ही, ये 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है ही। तो ये मिश्र वाक्य है। मैं रुक नहीं रहा हूँ, मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन चल पड़ी। तो ये मिश्र वाक्य है। यानी जिस वाक्य को पढ़ते समय आपको लगे कि बहुत थोड़ी सी रुकावट हो रही है या 9 के बराबर हो रही है, आप डायरेक्ट जो है कि 2 उपवाक्यों को पढ़ जाते हैं, तो वो मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या है, थोड़ा ज़्यादा देरी तक आप रुकते हैं। जैसे किसी वाक्य के बीच में लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि शब्द लग जाए तो उसको जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसमें किंतु लगा हुआ है, पढ़िए। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना। तो किंतु के बाद हम रुक रहे हैं, तो एक उपवाक्य इधर है, वह न माना, दूसरा मैंने उसे बहुत समझाया। तो आप वाक्यों को पढ़ेंगे। ये वाक्य कितने प्रकार के हैं, ये एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके पेपर में, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, वाक्य समझ में आ गया। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य जैसे राम दिल्ली जा रहा है, श्याम ने खाना खाया। ठीक है, एक सब्जेक्ट है इसमें और एक प्रेडिकेट है, यानी एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य का मतलब और सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कि जिसके बारे में बात की जाती है। राम खाना खा रहा है, खाना कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो राम के बारे में बात हो रही है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देश्य। और उसके अलावा जितना पार्ट होता है उसको विधेय कहते हैं, यानी इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द, जिसका अनेक अर्थ निकलता हो, यानी एक से ज़्यादा अर्थ निकलता हो। तो पानी, ठीक है, पानी का पानी। नयन, आँख से संबंधित है। जलज, जल में ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जल में कौन जन्म लेता है? कमल। चौथा है कनक। देखो बच्चों, कनक ध्यान से सुनना है। कनक का मतलब एक अर्थ होता है सोना और दूसरा अर्थ होता है, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड वाला सोना, सोना नहीं है, अभी अभी चलेगी क्लास। और दूसरा होता है कनक मिस धतूरा। धतूरा मतलब वही जो भोलेनाथ जिसको पी के हमेशा मस्त रहते हैं, धतूरा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? कनक। नेक्स्ट पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है कि इसका देखिए, चौथा होगा कनक। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। विलोम मतलब अपोजिट। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथे क्वेश्चन में देखिए, जहाँ पहुँचना कठिन हो, यानी ऐसा स्थान जहाँ पहुँचना कठिन हो, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, K2 हुआ, बड़े बड़े माउंटेन्स हुए, या ऐसे एरिया जहाँ पे पहुँचना कठिन हो। तो जहाँ पे जाना कठिन हो, पहुँचना कठिन हो, यानी गमन करना कठिन हो। गमन मीन्स जाना होता है, गमन करना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। छाती पर सांप लौटना, कमाल है भैया। छाती पर अगर किसी के सांप लौट जाए तो वो बचेगा, डर के मर जाएगा, लेकिन यहाँ मुहावरा है। अच्छा, मुहावरे को एक बार समझ लीजिए। विलोम शब्द में या अनेकार्थी शब्द में ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसका तो हमने बता दिया दुर्गम। इसको देख लीजिए, छाती पर सांप लौटना, ये मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ समझ लीजिए। मुहावरा कैसे आप पहचानेंगे कि मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है। जिन उपवाक्यों के अंत में लास्ट में ना लगा हो, 9 2 11 होना, ठीक है, उल्लू बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, लास्ट में न आ रहा है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, समझ रहे हैं? तो ये लास्ट में न जिसके आए वो होता है मुहावरा, और जिसके लास्ट में न न आए उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, और बहुत सारी लोकोक्ति हैं। तो लास्ट में न नहीं आ रहा है, तो इसमें मुहावरा है कि छाती पर सांप लौटना। इसका अर्थ सीधे सीधे पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या का मतलब होता है कि एक तरह से कह लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम में पहले रैंक लाते हैं, दूसरी रैंक लाते हैं, तीसरी रैंक लाते हैं, तो आपका दोस्त जलता है आपसे ना, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। तो इसका क्या अर्थ होगा? ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन, इसको देखिए, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि छठवां क्वेश्चन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक उदाहरण है, ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि समास है कि अनेकार्थी है। तो एक उपवाक्य दिया हुआ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमने बताया मुहावरे को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है कि उपवाक्यों के अंत में या जो दी हुई लाइन्स है उसके लास्ट में न लगा होना चाहिए, ना 9 2 11 हो जाना, ना इसमें ना लगा है, नहीं, गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये क्या होगा? लोकोक्ति है ये। ठीक, अब लोकोक्ति मुहावरा इसे पहचान लेंगे। लोकोक्ति और मुहावरा एक एक क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सातवां। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? मात्राओं की बात हो रही है, मात्रिक छंद। तो सबसे पहला है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, दोहा के दोहा दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 द्वितीय और चतुर्थ में 11। तो दोहा की बात नहीं किया है यहाँ, चौपाई हम इसमें ये करेक्ट कर देंगे। मात्रिक छंद है, मात्राओं की बात होती है। चौपाई, अरे भाई रामायण महाभारत आप सुने हैं? महाभारत को छोड़िए, रामायण आप सुने हैं? हर 1 2 किलोमीटर में इंडिया में रामायण का पाठ किया जाता है। तो रामायण में जितनी लाइन पढ़ी जाती है सारी चौपाइयाँ हैं, समझ रहे हैं? जय हनुमान, सॉरी, मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, ये खुद ही चौपाई है। ठीक, तो चौपाई के बारे में समझ गए आप। नेक्स्ट, चांदनी। यहाँ देखिए 8th नंबर क्वेश्चन,
एट क्वेश्चन क्या है कि चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा। मयंक दिया है पहला, ये चंद्रमा का है। शशांक भी चंद्रमा का है, ठीक है। कौमुदी, कौमुदी क्या है, चांदनी की पर्यायवाची, ठीक। चांद और चांदनी ऐसा माना जाता है, तो चांदनी की पर्यायवाची क्या होगी, कौमुदी। पर्यायवाची देखिए, पर्यायवाची को ट्रिक से कैसे याद करें, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल आपको मिलेगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उसको तैयार करें। 9वां क्वेश्चन देख लिए, 9th नंबर दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुस मोती नहीं मानुस मोती चून, सॉरी, मानुस मोती और चून, इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की पहचान मैं आपको बता दूं कि अनुप्रास अलंकार में किसी एक विशेष वर्ण की, चाहे कोई भी वर्ण हो, वर्ण में देखिए, वर्ण जैसे ही दिमाग में आप क्या है, एक बात समझना है कि स्वर और व्यंजन को ही वर्ण कहते हैं, ठीक। दोनों वर्ण कहते हैं, वर्ण के दो प्रकार हैं, एक स्वर है एक व्यंजन है, इनको अलग अलग किया गया है, ठीक है। स्वर को बिना किसी सहायता से बोला जाता है स्वतंत्र रूप से, और व्यंजन को जो है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क में अ जुड़ा हुआ है, ख में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अशुद्ध व्यंजन की बात करेंगे तो क ख ग घ में सब में हलंत लगा रहेगा। तो वर्ण आप समझ गए, स्वर और व्यंजन को ही वर्ण कहते हैं। तो जब किसी भी अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो या एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, प की कितनी आवृत्ति हो रही है। तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ अनुप्रास होता है। यमक अलंकार में देखिए, कनक कनकते सौगुनी की बात की जाती है, जहाँ दो शब्द दोनों के अलग अलग अर्थ हों। एक अलंकार दिया गया है, उसमें दो ऐसे शब्द हों, दोनों के सॉरी एक ऐसा शब्द हो जो एक से अधिक बार आया हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। एक कनक में सोना, एक कनक में धतूरा, जैसे नहीं कहा जाता है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जब या पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक दो बार आया है लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का सोना, दूसरे कनक का धतूरा। सोना भी पाता आदमी तो बौरा जाता है, धतूरा भी पी लेता तो बौरा जाता है। बौरा का मतलब पागल हो जाता है। तो यमक अलंकार पहचानने का तरीका हमने बता दिया कि किसी भी अलंकार में आपसे पूछे और उसमें आप देखें कि एक ही शब्द दो बार आया हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो यमक। श्लेष का मतलब होता है गुथा हुआ, यानी जैसे मानुस मोती चून, इनके अलग अलग अर्थ हैं, इसमें अंदर ही छिपे हुए हैं, गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक। अच्छा अब देखिए नीचे हम आ जाते हैं, हिंदी नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिए 91 से हिंदी के बारे में बात है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब सोचिए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, यानी परात में पानी भरी हुई थी और श्री कृष्ण ने, देखिए जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने पहुंचते हैं, क्योंकि सुदामा जी गरीब रहते हैं, श्री कृष्ण उनके मित्र रहते हैं, राजा रहते हैं, अमीर रहते हैं, तो उनकी जो है कि पत्नी सुदामा जी की कहती हैं कि भैया आपके मित्र इतने अमीर हैं तो आप चले जाइए, उनसे एक बार मिल जाइए, हो सकता है कुछ धन दौलत दे दें जिससे हम लोगों का जीवन निर्वाह हो जाए, जीवन कट जाए। तो वो जाते हैं उनके पास, तो कृष्ण का प्रेम देखिए, उसी प्रेम को पंक्तियों में जो है पिरोया गया है, यानी कि एक सेंटेंसेस या कह लीजिए कोई एक पोयम पोएट्री में लिखा गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से सो पग धोए, यानी कि परात यानी थाली में रखे हुए पानी को अपने हाथ से नहीं टच करते हैं, अपने मित्र को पाके इतना खुश होते हैं कि खुशी के आंसू जो निकलते हैं उसी आंसू से उनका पैर धुल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये अतिशयोक्ति है, ठीक है, अतिशयोक्ति है। जैसे हाथ से पत्थर उछाल के आसमान में छेद कर देना, असंभव अतिशयोक्ति चीज़ें हैं।
अतिशयोक्ति है, उपमा नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा, यमक नहीं होगा, क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। 92 देख लीजिए। प्रत्यूष का जो है कि अर्थ क्या है? प्रत्यूष का मतलब प्रातः काल होता है, ठीक है। 93 देखिए, इसमें शब्द का अर्थ पूछा है। 93 देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है? तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसको जो है कि शायद पुष्प की अभिलाषा जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है भैया। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन यही है पुष्प की अभिलाषा। शारीरिक शब्द में प्रत्यय बताना है तो देखिए, शरीर और इक मिलके शारीरिक बना है, तो इक प्रत्यय, मूल शब्द तो शरीर ही है, उसमें इक प्रत्यय लग के बना है शारीरिक, ठीक। प्रत्यय, अरे सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते हैं ना उसमें, तो ये जो है कि सफिक्स है, तो शारीरिक इक प्रत्यय है। 95 देखिए, ड का उच्चारण अर्थ, तो ड का उच्चारण अर्थ मुर्दा। देखिए, क का उच्चारण अर्थ, क वर्ग, क ख ग घ, ये क वर्ग में आता है, तो इसका कंठ होता है। च वर्ग जो होता है, यानी च के बाद जो अक्षर इया तक लिखे हैं, तालु। फिर इसके बाद जो ट वर्ग होता है, ये मुर्धा से बोला जाता है। मुर्धा का मतलब है ना कि जब जीभ आपके ऊपर तालु में ऊपर, वहाँ नाक के पास, वहाँ जाके तालु में टच करती है, तो उसको कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? मुर्धा। और 96 देख लीजिए। 96 देखिए, सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्य का उदय हो रहा है यहाँ पे, सूर्य प्लस उदय। एक बात और ध्यान दीजिए, सूर्य ऐसे नहीं लिखेंगे आप। अगर कहीं संधि विच्छेद में छोटाऊ की मात्रा दिया हो सूर्य पे, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, दोनों पद सही लिखे होने चाहिए संधि विच्छेद में। तो सूर्य ऐसा लिखा होना चाहिए, उदय ऐसा लिखा होना चाहिए, सूर्य का उदय। तो यहाँ सूर्य अ में जो है अ लगा है और ये उ है, यानी कि पहला जो ये पद कहलाता है, या पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का ये पहला स्वर, दोनों को आप मिला दीजिए, तो अ और उ मिलके औ, यानी ओ हो जाता है। अ और उ मिलके क्या हो जाता है? उ, ओ। तो सूर्यो, तो देखिए सूर्योदय हो गया। तो ये कौन सा संधि है? गुण संधि। अच्छा, गुण संधि की एक और पहचान बता दूं मैं आपको, आसान पहचान बच्चों, क्योंकि बच्चे हों आप लोग, तो आपके लिए जितनी भी संधि हो है, किसी में जो है एक झंडी लगी हो तो वो गुण संधि है। ये बस ध्यान देना। देखिए, सूर्योदय में एक झंडी है, कहीं भी एक झंडी दिख जाए, कहीं दो झंडी दिख जाए मान लीजिए, ठीक है, तो वो जो है कि वृद्धि संधि है। कहीं भी आ की मात्रा, जैसे विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे देखिए आ की मात्रा बीच से पकड़ना है, जहाँ से विच्छेद होता है। आ की मात्रा है तो वो जो है कि दीर्घ संधि है। तो ओ की मात्रा सीधी, मतलब एक झंडी लगी हुई थी, तो हमने इसको मान दिया गुण संधि, ये गुण संधि है। नेक्स्ट आ जाइए 97। 97 दिया है कि निम्न में से पुल्लिंग क्या है? आँख दिया है, नाक दिया है, जीभ दिया है, हाथ। वाक्य प्रयोग कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। आँख, आँख अच्छी है बोलते हैं आप लोग कि अच्छा है? आँख अच्छी है, ठीक है, तो ये क्या स्त्रीलिंग हो गई। जीभ, जीभ चल रही है कि चल रहा है? चल रही है, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। नाक, नाक टूट गया कि टूट गई? हम कहते हैं नाक टूट गई, ठीक है। मोहन ने शिव को एक घूसा मारा और उसकी नाक टूट गई। हम टूट गया नहीं कहते, टूट गई कहते हैं। तो ये भी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। अब बचा हाथ। तो हाथ अच्छा है कि अच्छी है? हाथ जो है कि हाथ पुल्लिंग है। जैसे हाथ का जब भी आप वाक्य प्रयोग करेंगे, हाथ उठ रहा है, हाथ उठा, हाथ उठी नहीं, उठा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। 98 सलील किस शब्द का पर्यायवाची है? तो सलील का मतलब होता है जल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में सही है, ये बताना है। कामायनी की रचना उन्होंने की, जयशंकर प्रसाद ने की थी। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था, जो वाराणसी में पड़ता है, ये बात सत्य है।
उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे, खूब उपन्यास लिखे। उन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी, खूब कहानियाँ लिखी उन्होंने। तो सही केवल एक कथन है दूसरा वाला, कि उनका जन्म लमही ग्राम में हुआ था। बाकी ये तीनों क्या है, गलत। अब 100वां क्वेश्चन है, स्वधन अधीन, या स्वाधीन है, स्वाधीन बोला जाता है, स्वाधीन। ठीक है, देखिए अ और अ मिल के क्या बन रहा है, इसका लास्ट वाला जो अक्षर है, इसके स्वर अ और इसमें अधीन, यानी अ प्लस अ मिल के क्या बन रहा है, आ बन रहा है ना। तो आ का मतलब स्वाधीन। ठीक, चलिए हिंदी का सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद जो है कि एसएसटी देखेंगे, फिर साइंस देखेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, फिर मैथमेटिक्स देखेंगे, बारी बारी से आएगा। ये चारों पांचों जो है कि आप सीरीज देख जाइए। और इसी बेस्ड संधि आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ने। पहली बात देखा ना अपना, संधि देखा आपने, पर्यायवाची देखा आपने, पुल्लिंग यानी कि लिंग के बारे में दिया हुआ था, और सारे क्वेश्चन थे। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि मुहावरे पूछा था, लोकोक्ति के बारे में पूछा था, वाक्य के बारे में पूछा था। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है। ठीक है, छंद के बारे में एक आध क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन अलंकार का भी पूछा था। तो इस प्रकार से जो है कि आपको देखना है, विलोम शब्द भी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।